हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ मैजेस्टिक क्लासेस। आज हम करेंगे सॉलिड ज्योमेट्री में कॉनिकॉइड में एक्सरसाइज 9.4। सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। द सेक्शन ऑफ द एनवेलपिंग कोन ऑफ द एलिप्सॉइड whose vertex is P by the plane z is equal to 0 is a parabola. Find the locus of P. Section of the enveloping cone of this ellipsoid. हमें एक इलिप्सॉइड गिवन है, P वर्टेक्स से जो एनवेलपिंग कोन बनता है इस इलिप्सॉइड पर, उसका सेक्शन विद द प्लेन z इज इक्वल टू 0 एक पैराबोला बनता है। हमें P पॉइंट का लोकस फाइंड आउट करना है। सपोज ये कोई आपका इलिप्सॉइड है और किसी P वर्टेक्स से हम इस पर एनवेलपिंग कोन बनता है ये, तो आपको इसका जो एनवेलपिंग कोन है इसका सेक्शन बाय द प्लेन z इज इक्वल टू 0 एक पैराबोला बनता है। आपको इस P पॉइंट का लोकस फाइंड आउट करना है। तो मान लेते हैं P के कोऑर्डिनेट्स हैं अल्फा बीटा गामा। ये वर्टेक्स है एनवेलपिंग कोन ऑफ द एलिप्सॉइड का। एलिप्सॉइड मान लीजिए S है, इसका P वर्टेक्स है एनवेलपिंग कोन ऑफ दिस एलिप्सॉइड। तो इक्वेशन ऑफ द एनवेलपिंग कोन हमारे पास होती है S1 इज इक्वल टू टी स्क्वेयर, वेयर S आपकी इक्वेशन ऑफ द एलिप्सॉइड होती है S1। जब हम इसमें ये पॉइंट सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उसको S1 बोलते हैं XYZ की जगह पर, और T होता है टेंजेंट प्लेन। टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन होती है इस पॉइंट से अल्फा x बाय ए स्क्वेयर, बीटा वाई बाई बी स्क्वेयर, गामा जेड बाई सी स्क्वेयर -1। तो S1 इज इक्वल टू टी स्क्वेयर। ये हमारी यहाँ पर इक्वेशन ऑफ द एनवेलपिंग कोन आ जाएगी। अब सेक्शन ऑफ दिस एनवेलपिंग कोन बाय द प्लेन z इज इक्वल टू 0 क्या होगा, इसमें हम z इसका एनवेलपिंग कोन का इंटरसेक्शन लेना है। मतलब हमें z इज इक्वल टू 0 प्लेन के साथ जब किन्हीं भी दो कर्व्स का इंटरसेक्शन लेते हैं तो हम दोनों का कॉमन पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। दोनों को एक दूसरे के अंदर सोल्व करना होता है सिमल्टेनियसली। तो z इज इक्वल टू 0 को हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ से जहाँ जहाँ z है इस इक्वेशन में वहाँ वहाँ हमारे पास 0 आ जाएगा। तो ये टर्म 0 बन जाएगी। यहाँ पर कहीं भी z नहीं है, ये यूँ क्यों आएगी, और यहाँ पर गामा z है तो वो टर्म खत्म हो जाएगी क्योंकि z को हमने 0 पुट कर दिया है। अब हमें गिवन है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन जो होता है उससे पैराबोला बनता है। डेट मीन्स जो ये इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 3, ये एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है क्योंकि हमें गिवन है। तो पैराबोला की कंडीशन क्या होती है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई का होल स्क्वायर होता है। ये हमारी पैराबोला की कंडीशन होती है। तो यहाँ से हम एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और एक्स वाई के कोफिशिएंट्स फाइंड आउट करके इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आएगा, जब हम इस टर्म को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तब आएगा और एक यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो अल्फा स्क्वायर बाय A4 यहाँ से आएगा, और ये पूरी टर्म विद 1/A² यहाँ से आएगा कोफिशिएंट। तो इसको भी लेफ्ट में ले आएंगे। तो सिमिलरली वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा 1/B² इंटू दिस, और यहाँ से जब इसका स्क्वायर करेंगे तो बीटा स्क्वायर बाय बी की पावर 4, इसको भी लेफ्ट में ले आएंगे और बी स्क्वायर इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। सिमिलरली कॉन्स्टेंट एक्स वाई की टर्म कब आएगी हमारे पास, जब हम इन दोनों का, यहाँ से स्क्वायर है, इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट करेंगे तो एक्स वाई की टर्म आएगी, और तो कहीं से भी नहीं आएगी। तो आपकी एक्स वाई की टर्म क्या आएगी, जब इन दोनों का प्रोडक्ट होगी 2ab, तो 2 अल्फा बीटा A² B² एक्स वाई, तो वो टर्म आएगी कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई। तो तीनों वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ से आ जाएंगी। तीनों को पुट कर देते हैं इस इक्वेशन के अंदर। तो देखिए क्या बनेगा हमारे पास, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, राइट वाला भी लेफ्ट में ले आए, और 1/A² हमने थ्रू आउट कॉमन ले लिया। ये कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास, यहाँ से हमने 1/B² कॉमन ले लिया और राइट वाली वैल्यू ये लेफ्ट में ले आए हैं। और ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, उसका स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करना है जस्ट हमें, 1/A² और ये B² मल्टीप्लाई हो गया, एक ये टर्म है, एक ये टर्म, 2 टर्म्स बच गई, और राइट में हमारे पास इसका स्क्वायर कर लिया हमने। इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है 1/1, इन सबको मल्टीप्लाई करना है हमने। इसको मल्टीप्लाई किया, ये सारी टर्म्स आ जाएंगी जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और राइट में ये, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे। तो यहाँ से देखिए गामा स्क्वायर बाय सी स्क्वायर,
जिन जिन टर्म में गामा स्क्वायर बाय सी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं वहाँ से हम गामा स्क्वायर बाय सी स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, बाकी सब टर्म्स वहीं रहेंगी। तो गामा स्क्वायर बाय सी स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया कुछ टर्म्स में से, तो बाकी कांस्टेंट टर्म हमारी यूं की यूं रह गई हैं गामा स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए गामा ये 2 टाइम है यहाँ पर, तो 1 टाइम हमने यहाँ से कॉमन ले लिया और 1 टाइम यहाँ पर इसके साथ ले लिया है। तो गामा स्क्वायर बाय सी स्क्वायर एक यहाँ से कॉमन आ गया, बीटा स्क्वायर बाय बी स्क्वायर यहाँ से कॉमन आया, तो अल्फा स्क्वायर बाय ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन आया, तो गामा स्क्वायर बाय सी स्क्वायर बच गया और यहाँ से लिया तो -1। बाकी हमारे पास 1, 2, 3 और 4 ये 4 टर्म्स बच गई, इनमें से माइनस कॉमन ले लिया हमने। तो गामा स्क्वायर बाय सी स्क्वायर -1 एक फैक्टर आ गया, दूसरा फैक्टर ये आ गया। दिस इज इक्वल टू 0, या तो ये 0 होगा या ये 0, बट दिस कैन नॉट बी 0 क्योंकि अल्फा बीटा गामा जो है वो तो वर्टेक्स है, वो आपके इलिप्सॉइड पर लाई नहीं करता, तो इलिप्सॉइड की इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए। तो दिस कैन नॉट बी इक्वल टू 0, सो दिस इज इक्वल टू 0 और ये 0 है। दैट मीन्स इसका पॉइंट पी अल्फा बीटा गामा का लोकस क्या आ गया, यहाँ से गामा की जगह पर z पुट कर देंगे, z स्क्वायर बाय सी स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। सो इट कैन बी रिटन एज z स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर और z इज इक्वल टू +-c। यह आपका लोकस ऑफ द सेक्शन सेक्शन आ जाएगा एनवेलपिंग कोन एंड z इज इक्वल टू 0 एक्सिस के बीच का। यही हमें फाइंड आउट करना था। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, फाइंड द लोकस ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट टू द कॉनिकॉइड दिस। आपको टेंजेंट्स किसी गिवन पॉइंट से किसी कॉनिकॉइड पर टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो लोकस ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉ निकालना है। इस क्वेश्चन को आप 2 मेथड से कर सकते हैं, तो मैंने एक इजी मेथड चूज़ किया है जो बुक्स में भी गिवन है आर्टिकल्स में, तो मैंने उसी मेथड से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया है। लोकस आपको फाइंड आउट करना है टेंजेंट्स का, जो इस पॉइंट से टेंजेंट्स डालते हैं आप कॉनिकॉइड पर, उनका लोकस आपको निकालना है। तो देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए मान लेते हैं हमारे पास ये कोई इलिप्सॉइड या कोई भी कॉनिकॉइड ले सकते हो आप। ये पॉइंट है पी अल्फा बीटा गामा और इससे जो भी टेंजेंट्स हम ड्रॉ करते हैं उसका लोकस हमें फाइंड आउट करना है टेंजेंट्स का। तो क्लियर सी बात है कि ये एनवेलपिंग कोन ही बनेगा। तो देखिए, ना द गिवन पॉइंट इज पी क्यू एक्स वाई जेड हम मान लेते हैं, ये कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं पी पॉइंट से हम पी क्यू, और क्यू कोई पॉइंट है टेंजेंट पर और आर जो कोई पॉइंट हमने लिया है जो पी क्यू लाइन को k/1 में डिवाइड करता है। पी क्यू लाइन ये है तो k/1 में इसको सपोज डिवाइड करता है, तो हम आर के कोऑर्डिनेट बाय द सेक्शन फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर kx इन प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय k+1, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट हो जाएगा k बीटा प्लस वाई k वाई प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस k z प्लस गामा डिवाइडेड बाय 1 प्लस k। ये सेक्शन फॉर्मूला से हमने r के कोऑर्डिनेट्स लिए हैं। अब ये r क्लियरली आपका कॉनिकॉइड पर भी लाई करता है, तो जिस r के पॉइंट जो आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं वो कॉनिकॉइड की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। तो हमने ये पॉइंट कॉनिकॉइड की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया। कॉनिकॉइड की इक्वेशन है ax² by² प्लस cz² इक्वल टू 1। यहाँ पर हमने x, y और z r के कोऑर्डिनेट्स तीनों इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं और इसको सिंप्लीफाई किया है जस्ट। तो आपके पास ये kx प्लस अल्फा होल स्क्वायर k+1 का होल स्क्वायर एलसीएम ले लिया, राइट पे ले गए और फिर उसको वापस से इससे मल्टीप्लाई किया k+1 का होल स्क्वायर और लेफ्ट में ले आए। अब इस इक्वेशन को जस्ट सॉल्व करना है और k² के कोऑर्डिनेट्स हमने अलग निकाल लिए हैं, 2k के अलग निकाल लिए हैं और कॉन्स्टेंट टर्म्स हमने अलग निकाल ली हैं। तो ये क्लियरली क्वाड्रेटिक इन k बन रही है और क्वाड्रेटिक है तो हमारे पास यहाँ से k की 2 वैल्यूज़ आएंगी। लेकिन देखिए, क्योंकि पी क्यू लाइन जो है कॉनिकॉइड को r पर टच करती है, एक ही पॉइंट पर टच कर रही है कॉनिकॉइड को, तो इसका मतलब इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल रूट्स आने चाहिए हमारे पास, क्योंकि अगर 2 अलग अलग रूट आएंगे तो वो उसको टच नहीं करेगी, 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है। लेकिन ये क्योंकि टेंजेंट लाइन है जो कॉनिकॉइड को सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट कर रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये टेंजेंट लाइन है तो इक्वल रूट्स आएंगे। इस केस में दोनों रूट सेम आएंगे और इक्वल रूट्स के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास फॉर्मूला होता है कि डिस्क्रिमिनेंट 0 लेना होता है, b² इज इक्वल टू 4ac। तो यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट b हमारा ये है, a ये है और c ये है, तो b² इज इक्वल टू 4ac। यहाँ से हमने वैल्यूज़ निकाल ली और इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे। सॉल्व भी नहीं करना, आपको यूँ का यूँ ही रखना है, खोल लेंगे नहीं, तो ये आपकी यूँ की यूँ इक्वेशन बन जाएगी जो आपको फाइंड आउट करनी है लोकस ऑफ द टेंजेंट्स। ठीक है,
नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. देखिए क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द लोकस ऑफ द luminous point if the ellipsoid casts a circular shadow on the plane z is equal to 0. देखिए आपको लोकस निकालना है ल्यूमिनस पॉइंट. देखिए इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ जाएंगे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा ही है. आपको कोई इलिप्सॉइड गिवन है. इलिप्सॉइड मीन्स आप एक एग ले सकते हैं, कोई भी अंडा, वो उस पर किसी ल्यूमिनस पॉइंट से, किसी ऊपर किसी पॉइंट से आप उस पर ऐसा सपोज ऐसा कोई ल्यूमिनस पॉइंट है कि इस एलिप्सॉइड पर इस एलिप्सॉइड की शेडो जो बनती है इस प्लेन पर वो एक सर्कुलर शेडो बनती है. तो आपको इस पॉइंट का लोकस निकालना है. डेट मीन्स आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि सपोज आपने कोई एग लिया है और कोई टॉर्च ऊपर उसके आपने वहाँ से उस पर शेडो डाली है. सपोज ये कोई एग है और यहाँ पर आपने इसके ऊपर कहीं टॉर्च, इस पॉइंट पर कहीं टॉर्च रखी है. वो इस पर जो शेडो डालेगी टॉर्च, वो कहीं प्लेन नीचे सरफेस जो है वो z इज इक्वल टू 0 प्लेन लिया है हमने, उस सरफेस पर सर्कुलर शेडो बनाती है. ये हमें इसमें स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि किसी ये कोई ल्यूमिनस पॉइंट है, इससे इस इलिप्सॉइड पर, ये इलिप्सॉइड इस पॉइंट से आप टॉर्च से रोशनी डालेंगे तो नीचे शेडो बनेगी. इस z इज इक्वल टू 0 प्लेन पर वो एक सर्कुलर शेडो बनती है. हमें इस पॉइंट का लोकस फाइंड आउट करना है. तो मान लेते हैं पी अल्फ़ा बीटा, ये कोई ल्यूमिनस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पी है ये पॉइंट, और इसके कोऑर्डिनेट है अल्फ़ा बीटा गामा. तो क्लियरली ये एक एनवेलपिंग कोन बन रहा है. तो एनवेलपिंग कोन की इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, एस S1 इज इक्वल टू टी स्क्वेयर. दिस इज एस, S1 इज, जब हम ये पॉइंट इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, एंड टी इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. तो अल्फ़ा एक्स बाई ए स्क्वेयर, बीटा वाई बाई बी स्क्वेयर, गामा जेड बाई सी स्क्वेयर माइनस 1 का होल स्क्वेयर. तो देखिए हमें क्या निकालना है. अब जो आपकी ये एनवेलपिंग कोन की इक्वेशन आई है, इसका इंटरसेक्शन लेना है इस प्लेन के साथ, z इज इक्वल टू 0 के साथ. वो जो बनेगा आपका एक सर्कुलर सेक्शन बनना चाहिए. तो देखिए इसका सेक्शन ले लेते हैं विद द प्लेन z इज इक्वल टू 0. सेक्शन मीन्स इंटरसेक्शन लेना है दोनों का. तो z इज इक्वल टू 0 को हम इसमें पुट कर देंगे. तो यहाँ से ये पोर्शन 0 हो जाएगा, यहाँ से इसमें ये यूँ का यूँ आएगा, यहाँ पर z 0 हो जाएगा तो ये ख़त्म हो जाएगा. यहाँ से ये 3 टर्म्स बच जाएंगी. अब देखो इसको सिंप्लीफाई करना है. जस्ट हमें यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट्स और एक्स वाई के कोफिशिएंट्स को अलग अलग करना है, वो हमें आगे चाहिएंगे. तो देखिए क्योंकि एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर के कोफिशिएंट्स निकाले हैं, यहाँ मैंने पहले ही कोफिशिएंट्स को अलग अलग निकाल के दिखाया है, इसलिए ताकि बाद में दिक्कत ना हो. एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, इसके साथ इसका प्रोडक्ट आएगा. ठीक है, सिमिलरली वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर के साथ भी ये टर्म प्रोडक्ट में आएगी. माइनस 1 बाय 1 इन तीनों से इसको मल्टीप्लाई किया. राइट में देखिए क्या है, इसका स्क्वायर है. डेट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab, सॉरी प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca. ये हमारा फॉर्मूला खुलेगा यहाँ पर. तो देखिए इसका स्क्वायर, इस टर्म का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट 2ab 2bc और 2ca, ये टर्म आ गई हमारे पास. यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट कौन कौन से आएंगे. एक तो 1 बाय ए स्क्वायर इंटू दिस, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा, और राइट साइड से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा अल्फा स्क्वायर बाय ए की पावर 4. उसको भी हम लेफ्ट में ले आए और ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो अल्फा स्क्वायर बाय ए स्क्वायर अंदर बच जाएगा. ये कट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सिर्फ ये बचेगा. सिमिलरली वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ से आएगा आपके पास ये टर्म, और राइट साइड से आएगी बी स्क्वायर बाय बीटा स्क्वायर बाय बी की पावर 4. तो बी स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया यहाँ से, बीटा स्क्वायर बाय बी स्क्वायर अंदर बच गया, ये कट हो गई. ये वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट आ गया, एंड एक्स वाई का कोफिशिएंट सिर्फ ये है पूरी इक्वेशन में. तो इसको लेफ्ट में ले आएंगे तो नेगेटिव साइन हो जाएगा इसका भी. तो एक्स वाई का कोफिशिएंट हमारे पास ये आ गया. एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई के कोफिशिएंट मैंने इस इक्वेशन में से निकाल के रख लिए हैं. अब देखिए क्योंकि ये सर्कुलर हमें ये गिवन है कि इसकी शेडो जो पड़ती है z इज इक्वल टू 0 पर, वो एक सर्कुलर शेडो है. डेट मीन्स अब ये सर्कल बनता है, और सर्कल की कंडीशन क्या होती है हमारे पास कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर आर इक्वल, एंड एक्स वाई का कोफिशिएंट 0 होता है. डेट मीन्स एक्स वाई की उसके अंदर कोई भी टर्म नहीं होती है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई तो 0 होना चाहिए, और एक्स स्क्वायर और एक्स वाई स्क्वायर के टर्म्स इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि सर्कल की इक्वेशन में ये कंडीशन यही होती है आपके पास. ठीक है, एक्स स्क्वायर
वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल पुट कर देंगे और एक्स वाई के कोफिशिएंट को 0। तो एक्स वाई का कोफिशिएंट ये था, इसको 0 पुट किया, यहाँ से अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0 आ गया। डेट मीन्स दो केसेस आएंगे, आइदर अल्फा 0 और बीटा 0। ठीक है, और जब हम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को इकट्ठा रखेंगे तो यहाँ से ये इक्वेशन आ जाएगी। अब 1/1 एक बार अल्फा को 0 लेंगे, एक बार बीटा को 0। अगर हम अल्फा को 0 पुट करते हैं इस इक्वेशन के अंदर तो ये पोर्शन एज इट इज़, यहाँ से अल्फा आपका 0 बन जाएगा। इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे किया है हमने, यहाँ से बी स्क्वायर सी स्क्वायर एलसीएम लिया, यहाँ से सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर दोनों के नीचे आ गया, वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बीटा स्क्वायर सी स्क्वायर गामा स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया एलसीएम लेने पर, और यहाँ पर गामा स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर भी राइट में ले गए, मल्टीप्लाई हो गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, आपकी ये इक्वेशन आ गई। इसको सॉल्व करने पर इसको और सिंप्लीफाई कर लिया हमने, बीटा स्क्वायर इससे इसको लेफ्ट में ले गए, इस वाली टर्म को दोनों के नीचे, तो यहाँ से बीटा स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बच गया, यहाँ से गामा स्क्वायर बाय सी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। तो लोकस ऑफ दिस पॉइंट हमें फाइंड आउट करना था, तो लोकस इस पॉइंट का हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर बीटा और गामा की जगह पे हमने वाई और जेड पुट कर दिए, एक्स इज इक्वल टू 0 एंड दिस, ये आपके पास लोकस ऑफ दिस पॉइंट आ जाएगा जो हमें फाइंड आउट करना था। तो एक आंसर यहाँ से ये आ गया। सेकंड केस लेंगे, जब बीटा 0 लेंगे तो आप इस इक्वेशन में जब बीटा को 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा आपके पास, बाकी सब एज इट इज़ रहेगा, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे जैसे ऊपर किया हमने, यहाँ से भी एलसीएम लिया, यहाँ से भी एलसीएम लिया, सब टर्म्स को इकट्ठा कर लिया, तो आपके पास यहाँ से लोकस ऑफ दिस पॉइंट आ जाएगा, अल्फा और गामा की जगह पर एक्स और जेड, वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो आंसर्स आएंगे आपके पास, दो लोकस आएंगे इस इक्वेशन में। ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। देखिए स्टेटमेंट क्या है क्वेश्चन नंबर 4 की, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम विच 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट लाइंस कैन बी ड्रॉन टू द सरफेस टिस। ये आपके पास कोई कॉनिकॉइड है, हमें लोकस ऑफ पॉइंट्स निकालना है फ्रॉम विच 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट लाइंस ड्रॉ करते हैं, उस पॉइंट का हमें लोकस फाइंड आउट करना है। तो देखिए P पॉइंट मान लेते हैं जिसका हमें लोकस निकालना है। ठीक है, वी नो डैट लोकस ऑफ टेंजेंट लाइंस फ्रॉम ए पॉइंट टू ए कॉनिकॉइड इज द एनवेलपिंग कोन। ये हमने पढ़ा है अभी तक बहुत बार कि कोई कॉनिकॉइड है तो लोकस ऑफ द टेंजेंट लाइंस जो बनता है, टेंजेंट लाइंस का जो लोकस बनेगा डैट इज द एनवेलपिंग कोन बनेगा वो। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ द एनवेलपिंग कोन हमारे पास है SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो यहाँ से हमने इक्वेशन ऑफ द एनवेलपिंग कोन निकाल ली, वेयर P पॉइंट हमारा x1 y1 z1 था। अब देखिए, अब हमें साथ में कंडीशन गिवन क्या है स्टेटमेंट में कि जो टेंजेंट लाइंस हैं ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट लाइंस हैं। सो इसका मतलब जो एनवेलपिंग कोन बना है इसके जो जनरेटर्स हैं तीनों, वो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स आएंगे, क्योंकि टेंजेंट लाइंस ही जनरेटर हैं इसके और वो परपेंडिकुलर हैं, तो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स आएंगे। और उसके लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है परपेंडिकुलर जनरेटर्स के लिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम इस इक्वेशन में से एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट सेलेक्ट करेंगे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट यहाँ से ये आएगा। ठीक है, और जब हम इस टर्म का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर और x1 का स्क्वायर भी आएगा, यहाँ से लेफ्ट में ले आए इसको भी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर यहाँ से b इंटू दिस आएगा, एंड यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर बी स्क्वायर y1 का स्क्वायर, वो भी हमने यहाँ ले लिया, लेफ्ट में जाके नेगेटिव हो गया, और कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर c इंटू दिस आएगा, और यहाँ से जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट c स्क्वायर z1 का स्क्वायर, उसको भी लेफ्ट में ले गए हम, नेगेटिव हो गया। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जस्ट हमारे पास तो क्या बन जाएगा, ये कट नहीं होंगी, मैंने बाय मिस्टेक अभी नहीं होंगी, नेक्स्ट स्टेप में होंगी, क्योंकि a x1 का स्क्वायर है, इसको a से मल्टीप्लाई किया है हमने, तो हमारे पास ये क्या ये a इससे मल्टीप्लाई होगा, ये राइट से टर्म आई है, तो a स्क्वायर x1 स्क्वायर ab, ठीक है, ac ये टर्म्स आ जाएंगी और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ से हमने टर्म्स को इकट्ठा कर लिया है अब। ठीक है, सॉरी यहाँ मैंने एक मिस्टेक कर रखी है, ये a यहाँ सबसे मल्टीप्लाई नहीं किया है, इसको आप प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गई है। हाँ, ये a आ जाएगा।
ठीक है, ये a थ्रू आउट सारी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दिया, सिमिलरली यहाँ b इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर c मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कैंसिल हो गई टर्म्स हमारी। तो देखो ये जो बचेगा x1 स्क्वायर कॉमन ले लो, y1 स्क्वायर z1 स्क्वायर, आपके पास ये इक्वेशन बचेगी। तो x1 y1 z1 का लोकस हमारे पास क्या बन जाएगा, ये ए बी प्लस सी एक्स स्क्वायर बी इंटू सी प्लस ए वाई स्क्वायर सी इंटू ए प्लस बी जेड स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ये आपके पास लोकस आ जाएगा इसका, जो हमें फाइंड आउट करना था वर्टेक्स का। क्लियर है ये सबको आई थिंक। नाउ वी मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट क्या है, शो दैट द एनवेलपिंग सिलेंडर्स ऑफ द इलिप्सॉइड दिस with generators perpendicular to z axis meet the plane z is equal to 0 in parabolas. Enveloping cylinders of this ellipsoid, हमें ellipsoid given है, इस पर जो एनवेलपिंग सिलेंडर्स होंगे इसके, जिनके जनरेटर्स परपेंडिकुलर होंगे z एक्सिस पर, वो z इज इक्वल टू 0 प्लेन को इंटरसेक्ट करते हैं पैराबोला में। ठीक है, मीट्स द प्लेन दिस इन पैराबोला, ये हमें शो करना है। एनवेलपिंग सिलेंडर, तो देखिए हमें क्या गिवन है कि इस इक्वेशन के कॉनिकॉइड के या इलिप्सॉइड के जो भी एनवेलपिंग सिलेंडर हैं जिसके जनरेटर जेड एक्सिस पर परपेंडिकुलर हैं, वो इस प्लेन को मिलते हैं पैराबोला में। तो देखो एनी लाइन परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस, सबसे पहले तो जेड एक्सिस पर परपेंडिकुलर कोई भी लाइन अगर होगी तो उसके हमारे पास इक्वेशन ये बनेगी x बाई एल, वाई बाई एम और z बाई 0। ठीक है, तो क्योंकि परपेंडिकुलर है जेड एक्सिस पर तो 0 आएगा यहाँ पर। नाउ द एनवेलपिंग सिलेंडर ऑफ द कोनिकॉइड, जिसके जनरेटर जेड एक्सिस पर परपेंडिकुलर होंगे वो, और जेड एक्सिस पर परपेंडिकुलर मीन्स इस लाइन के पैरेलल होंगे, ये लाइन परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस है तो इस लाइन के पैरेलल होंगे उसके जनरेटर्स। तो एनवेलपिंग सिलेंडर ऑफ द कोनिकॉइड, जिसके जनरेटर इसके पैरेलल लाइन, इस लाइन के पैरेलल होंगे, तो डायरेक्शनल कोसाइन उसके भी यही होंगे पैरेलल लाइन के, तो एल एम और 0 होंगे डायरेक्शनल कोसाइंस उसके भी। तो हमारे पास एनवेलपिंग सिलेंडर की इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर माइनस 1, ए एल स्क्वायर बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर और ए एल एक्स प्लस पी एम वाई सी एन जेड का होल स्क्वायर होती है। एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर, यहाँ S1 ये होता है और टी ये होता है। ये हमारे पास एनवेलपिंग सिलेंडर की इक्वेशन होती है। लेकिन अब क्योंकि हमारा एनवेलपिंग सिलेंडर के जनरेटर जो हैं वो इसके पैरेलल हैं, तो इसके डायरेक्शनल रेशियो हमारे पास कोसाइन एल एम इन 0 हैं, तो एल एम और 0 ही यूज़ करेंगे हम यहाँ भी। इसके भी यही होंगे एनवेलपिंग सिलेंडर के, तो एन की जगह पर यहाँ 0 आ जाएगा, तो ये टर्म 0 हो गई, ये टर्म भी यहाँ से 0 हो गई, तो आपकी इक्वेशन इसमें रिड्यूस हो जाएगी। अब इसका सेक्शन विद दिस प्लेन z इज इक्वल टू 0 प्लेन के साथ इसका सेक्शन हमें प्रूव करना है कि पैराबोला बनेगा। तो z इज इक्वल टू 0 के साथ इसका सेक्शन ले लेते हैं और इंटरसेक्शन भी कह सकते हैं। क्या आएगा, z इज इक्वल टू 0, यहाँ z जहाँ है वहाँ 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 बन जाएगी, यहाँ से ये सब एज इट इज़ रहेगा बाकी। तो आपकी इस इक्वेशन को बस सॉल्व करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और इसका स्क्वायर खोल लेंगे हम। इसको जस्ट इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो इक्वेशन सॉल्व करेंगे जब आप, यहाँ से आपकी ये इक्वेशन रिड्यूस हो गई, इसमें बन जाएगी, इसको आप मल्टीप्लाई करके स्क्वायर खोलेंगे तो सिर्फ यही टर्म्स बचेंगी, बाकी कैंसिल हो जाएंगी। और इस टर्म को आप एम एक्स माइनस एल वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, डैट इज इक्वल टू ए एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर। और ये जो इक्वेशन है ये एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि सेकेंड डिग्री की जो भी टर्म्स हैं इसके अंदर, देखो एक्स और वाई में सेकेंड डिग्री की टर्म सिर्फ यही हैं, ये तो बाकी कॉन्स्टेंट हो गए। तो सेकेंड डिग्री टर्म्स जो हैं वो परफेक्ट स्क्वायर जब फॉर्म करती हैं तो वो पैराबोला की इक्वेशन होती है, और यहाँ पर भी सेकेंड डिग्री की टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म कर रही हैं, तो दिस रिप्रेजेंट अ पैराबोला। और यही हमें फाइंड आउट करना था कि एनवेलपिंग सिलेंडर का इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू 0 के साथ एक पैराबोला बनता है। सो फ्रेंड्स, ये 9.4 हमारी कंप्लीट हो गई है। जल्दी ही 9.5 की वीडियो भी मैं अपलोड कर दूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़ keep liking and subscribing my videos. Thank you very much.